हेलो स्टूडेंट, सेमेस्टर 4 में जो अभी बीकॉम सेमेस्टर 4 का एग्जाम चल रहा है और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वैसे स्टूडेंट जो अभी इस बीकॉम सेमेस्टर 4 का एग्जाम लिख रहे हैं, एक मेजर पेपर का एग्जाम हो चुका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा एग्जाम गया होगा। अगर आप लोगों को जो हमने पढ़ाया था अगर वो क्वेश्चन आया और अच्छा एग्जाम गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपका कैसा एग्जाम गया। सारे बच्चे कमेंट में जरूर लिखेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम लोगों को आपके कमेंट से एनर्जी मिलती है। हमको लोगों को लगता है कि हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो अच्छा रंग ला रहा है। और आप अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब आपको मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी पेपर, एसईसी पेपर या वीएसी पेपर जिनका भी है, उस सारे का प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम के समय हम लोग मॉडल सेट का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेकर आएंगे जो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर हम सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट वाला वीडियो नहीं देखें, कि हमको पूरा कंसेप्ट पढ़ना है, तो आप हमारे पेड कोर्सेज में आ सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से आप कोर्स खरीद सकते हैं। आपको CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। या तो आप वहाँ खुद भी जाके लॉगिन करके खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, चूँकि एग्ज़ाम 31 तारीख को होने वाला है सेकेंड मेजर पेपर का, जिसको MJ7 बोलते हैं हम लोग। तो मेजर पेपर 7 है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ध्यान रखिएगा, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम थ्योरी का ही पूरा का पूरा भी मॉडल सेट बना रहे हैं, यानी पूरा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल का नहीं बना रहे। न्यूमेरिकल का नहीं बनाने के पीछे एक रीज़न है कि जो बच्चे पढ़े हैं वो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक बना लेंगे, जो हमारे पेड कोर्सेस में या कहीं भी पढ़े हैं वो बच्चा बना लेगा। जो नहीं पढ़ा है ना, उसको अगर हम यहाँ न्यूमेरिकल बता भी दे तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन एक बात पक्का रखिएगा कि इसमें यानी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। थ्योरी भी ऐसा आएगा कि आप फंसिएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। थ्योरी भी फंसाने वाला आएगा, न्यूमेरिकल एकदम पक्का है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्योर न्यूमेरिकल पेपर है। और इसके बाद सेमेस्टर 5 में तो और टफ है, और टफ न्यूमेरिकल दे दिया सेमेस्टर 5 में। तो सेमेस्टर 5 का जो न्यूमेरिकल पेपर है वो इससे टफ हो जाएगा। और ये भी न्यूमेरिकल आपका टफ है। एग्जाम देने जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम न्यूमेरिकल अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो फंस जा रहे हैं। थ्योरी आप नहीं लिख पाएगा, न्यूमेरिकल आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल जो बच्चे पढ़े हुए वो खुद बना लेंगे, है ना। और हमारे पेड कोर्सेज में अभी भी 199 रुपये का न्यूमेरिकल कोर्स बिक रहा है, तो आप आराम से ले सकते हैं। अभी हम लोग पूरा थ्योरी क्वेश्चन को देख रहे हैं कि थ्योरी में क्या क्या आने का चांस है, क्योंकि जो पूरे 6 महीना या 4 महीना नहीं पढ़ा है उससे आप न्यूमेरिकल का उम्मीद इतना कम समय में आप कर भी नहीं सकते। तो आपको थ्योरी अटेम्प्ट करना है। तो चलिए थ्योरी अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा, पिछले साल भी पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, व्हाट इज हायर परचेस सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हायर परचेस सिस्टम क्या है, इसका फायदा और घाटा बताइए। तो हायर परचेस सिस्टम परचेज करने का, परचेज और सेल का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में, धीरे धीरे, यानी संपत्ति खरीद लीजिए, उसको यूज कीजिए और उसका पैसा धीरे धीरे पे कीजिए। ऐसे सिस्टम का, यानी उधार बेचने का, उधार क्रय विक्रय का एक ऐसी पद्धति है जहां पे आप संपत्ति खरीद लेते हैं। कैसे खरीदते हैं, तो जब आप खरीदते हैं, जब संपत्ति आपको डिलीवरी होती है उसमें आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो जब आप किसी संपत्ति को डाउन पेमेंट देके खरीद देते हैं, उसको यूज करते हैं, फिर उसके पैसे को धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम। हायर इसलिए क्योंकि जब तक आप पूरा पैसा नहीं दे देते तब तक कंपनी ये मानती है कि आप किराया दे रहे हैं। जैसे बस जो खरीदता है, मान लीजिए कोई 50 लाख का बस खरीदा, तो 50 लाख का बस खरीद लिया, आप बस चला रहे हैं, लेकिन पता चला 5 लाख रुपए नहीं बोलता, 50 लाख का गाड़ी खरीदे, 5 लाख डाउन पेमेंट, यानी 5 लाख दिए शोरूम को, अब 50 लाख की गाड़ी आपको मिल गई। अब गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई गाड़ी चला रहे हैं तो पैसा पूरा देना था 50 लाख, आप दिए कितना, 5 लाख। अब अगला इंस्टॉलमेंट फिर 1 लाख का इंस्टॉलमेंट हो गया, तो 1 लाख रुपए देते जा रहे हैं। तो 1 लाख जो आप दे रहे हैं वो शोरूम वाला उसको मानता है कि भाड़ा है उसका, इसलिए इसका है हायर, किराया। हायर परचेस सिस्टम इसको बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। देखिए किराया, कि 1 लाख रुपए जो आप एक हर साल देते जा रहे हैं, किराया है। जिस समय नहीं दीजिएगा गाड़ी वापस ले लेगा कंपनी। गाड़ी जिस समय नहीं दीजिएगा, नहीं, जब तक 50 लाख नहीं चुकाएगा तब तक ओनरशिप आपके पास नहीं आता है। जब 50 लाख चुक जाएगा तो फिर ओनरशिप आपके पास आएगा। 50 लाख नहीं चुका पाइएगा, कंपनी गाड़ी वापस ले लेगी और ये मानेगी कि आपने जो इंस्टॉलमेंट पे किया वो तो मेरे गाड़ी का किराया था, रेंट था। इसलिए इसका नाम है हायर परचेस सिस्टम। क्या नाम है, हायर परचेस सिस्टम। अब जो इंस्टॉलमेंट देना है वो मंथली भी दे सकते हैं, हाफ ईयरली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं और ईयरली भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप मंथ इंस्टॉलमेंट कैसे देते हैं। तो हायर परचेस सिस्टम क्रय विक्रय का एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप गाड़ी को खरीद लेते हैं। गाड़ी खरीदते समय आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। डाउन पेमेंट के बाद गाड़ी का आप इस्तेमाल करते हैं पूरा, और आपको उसका बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली आप अपना पेमेंट करते चले जाते हैं। जब तक पूरा पैसा चुका नहीं दिया जाता है तब तक जो सामान है वो आपका नहीं होगा, यानी ऑनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब आप पूरा पैसा चुका देंगे।
फायदा क्या है, ये तो परिभाषा भी दिया हुआ है। फायदा क्या, एडवांटेज क्या है, तो भाई इमीडिएट एक्सेस, आसानी से पहुंच मिल जाती, मतलब इजीली आप आसानी से सामान सामान खरीद सकते हैं। इसका पहला फायदा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी है और इच्छा है खरीदने का, तो आप इस सिस्टम से आराम से सामान खरीदिए, यूज किए, पैसा धीरे धीरे दीजिए। दूसरा, ऑनरशिप एट द एंड ऑफ द पेमेंट, मतलब जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट तभी ऑनरशिप मिलेगा, तब तक ऑनरशिप नहीं मिलेगा। फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है, नहीं फिक्स है, 10% लगेगा तो लगेगा। और फ्लेक्सिबल रिपेमेंट टर्म, आप चाहें तो साल का दे सकते हैं, आप चाहें तो हाफ ईयरली कर सकते हैं, आप चाहें तो मंथली कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वार्टरली, आपके ऊपर है कि आप कैसे उसका इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है हायर ओवरऑल कॉस्ट। मतलब हमारा क्या है, मान ली 10 लाख की गाड़ी है, अगर हम एक बार पैसा देके खरीदेंगे तो 10 लाख, लेकिन अगर हम ज़्यादा लेट करेंगे तो ब्याज तो जुड़ेगा ना उसमें, तो ब्याज जुड़ जाता है, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। एसेट डेप्रिसिएशन, एसेट घटता चला जाता है धीरे 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 धीरे, जो नुकसान है। और ऑनरशिप ट्रांसफर ऑफ द फाइनल पेमेंट, अगर आप पूरा पैसा दे दिए, 3 गो इंस्टॉलमेंट बाकी है, नहीं दे पा रहे हैं, तो गाड़ी चल गया, तो यहाँ एक खतरा है, नुकसान है। और नुकसान क्या है कि लोग एक्स्ट्रा बर्डन ले लेता है, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो लोग एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेता। अब यहाँ इस सिस्टम के चक्कर में आदमी, बजाज कार्ड के चक्कर में आदमी कुछ बहुत सारा चीज़ घर में ला दिया, और उसके बाद उसका ईएमआई भरने में पसीना उतर रहा है। मतलब औकात से ज़्यादा कर्ज मिल रहा है ना फ्री में, अगर इस तरह का सिस्टम आ रहा है, तो जनता आज के समय में क्या करिए कि इस सिस्टम का इतना फायदा उठा रही है कि जितना उसका औकात नहीं, उससे ज़्यादा सामान खरीद लिया, और ईएमआई भरने में उसको दिक्कत हो रहा है, ये भी घाटा है। पोटेंशियल फॉर लॉस इन इफ रिटर्न अर्ली, अगर जल्दी वापस होगा तो नुकसान होने का संभावना है, जल्दी से वापस चला जाएगा तो। ये सारा प्रॉफिट और लॉस है। जस्ट उसका थोड़ा सा छोटा भाई एक और है क्वेश्चन, जो है व्हाट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम की तरह ही इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, बस थोड़ा सा अलग है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहा है, अंतर पूछ देता है बहुत बार। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या अंतर है, तो पहले समझिएगा, तो आप खुद बता दीजिएगा। ये एचपीएस है, हायर परचेज सिस्टम, और ये है आईपीएस, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, सामान उधार क्रय विक्रय होता है, यहाँ भी सामान उधार खरीदते बेचते हैं, यहाँ भी डाउन पेमेंट करते हैं, यहाँ भी डाउन पेमेंट, कुछ सिमिलर है दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है। हायर परचेज सिस्टम में मालिकाना हक, यानी आप संपत्ति के मालिक तब तक हैं जब तक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे कीजिएगा तब आपको ऑनरशिप ट्रांसफर आनी। ऑनरशिप ट्रांसफर होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट में, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर देते तब ऑनरशिप ट्रांसफर होता है। और इसमें मालिकाना हक ट्रांसफर होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, जैसे आप डाउन पेमेंट दिए, मालिक आप बन गए। इसमें दूसरा कंडीशन है कि अगर आप ईएमआई चुका नहीं पा रहे हैं, यानी उसका जो किस्त है उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो सामान रिटर्न ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। जबकि इसमें अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सामान खरीदते हैं और किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, तो ऐसे में सामान नहीं लिया जाएगा, सिर्फ केस किया जाएगा, क्लेम किया जाएगा। जो पैसा बाकी है उसके लिए सामान नहीं लिया जाएगा, सामान आपका है। कंपनी आपके ऊपर केस करेगी कि सर हमारा इतना पैसा बाकी है, हमको दिलवा दीजिए। ठीक है। तीसरा अंतर क्या है, यहाँ पे हायर परचेज, हायर शब्द हर जगह पे लिखेंगे, जब भी हम यूज करेंगे तो हर चीज में हायर, जैसे हायर परचेज, हायर वेंडर, सब में हायर लिखेंगे। और यहाँ पे हायर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, हायर शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें इंटरेस्ट को हर साल हम लोग डेबिट करते हैं, इंटरेस्ट को हर साल डेबिट करते हैं। इसमें इंटरेस्ट को एक ही बार डेबिट करते हैं, पहले बार में ही डेबिट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे। और इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस लिखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस। बस यही बेसिक अंतर है, बाकी लगभग सेम है। बाकी लगभग सेम है, देखिए यहाँ भी पढ़िए तो वही चीज़ है। किस्त भुगतान प्रणाली एक ऐसी खरीद प्रणाली है जिसमें खरीदार एक मुश्त भुगतान करने के बजाय निश्चित समयावधि में धीरे धीरे छोटे छोटे नियमित भुगतान, जिसको ईएमआई बोलते हैं, उसके अनुसार कर सकता है। सेम एकदम आपको हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेम ही लगेगा, यही तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन चेंज है। अभी के समय में आपको ज़्यादातर एचपीएस मिलता है, हायर परचेज सिस्टम मिलता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, क्योंकि कितना केस कचहरी कोर्ट कचहरी करते रहेंगे। तो अभी आप जितना खरीद रहे हैं, चाहे बजाज कार्ड ये सब खरीद रहे हैं, सब हायर परचेज सिस्टम से आप खरीदते हैं, धीरे धीरे पेमेंट करते हैं। तो अभी ज़्यादातर हायर परचेज सिस्टम यूज किया जाता है, तो ये है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और वो है हायर परचेज सिस्टम। अब देखो इसका फायदा क्या है, तो सस्ती खरीदारी, सस्ते में आप खरीद लेते हैं, पैसा नहीं भी है तो बेहतर बजट प्रबंधन। इससे लोग बजट बनाना शुरू कर दिए कि भाई हमारा 10,000 रुपये 50,000 रुपये सैलरी कमाते हैं, 10,000 ईएमआई जाएगा। व्यवसाय के लिए बिक्री, यानी बिजनेस का सेल बढ़ जाता है। नहीं बिकने वाला कस्टमर है जो बोल रहा है कि नहीं मेरा औकात नहीं भाई, हम 40,000 50,000 कमाते कहाँ दे पाएंगे, उसको धीरे धीरे देने का ऑप्शन मिल जाता है तो वो भी खरीद लेता है, तो बिक्री बढ़ जाती है। क्रेडिट स्कोर सुधर जाता है अगर टाइमली पेमेंट करेंगे तो, जो अभी बजाज कार्ड का बता रहे थे। तत्काल स्वामित्व यानी ऑनरशिप आपको तुरंत इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, कुल लागत अधिक होती है, क्योंकि हमको जब एक बार में पैसा देंगे तो नहीं बोलता है कि एक बार में पैसा दे के फ़ोन खरीदे आईफोन,
तो 80,000 पड़ा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में दिए तो 88,000 पड़ गया, तो 8,000 एक्स्ट्रा पड़ा ना, तो वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है, यानी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वित्तीय बोझ, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, भाई हम अपना लोड बढ़ा देते हैं कि भाई कहाँ से चुकाएंगे। डेबिट रिस्क, ऋण का जोखिम है, अगर आप लोन लेते चले जा रहे हैं, नहीं चुका पाइएगा तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो जाएगा। कब्जे की संभावना, बहुत बार ऐसा होगा कि संपत्ति आपका चला भी जाता है, कि केस लड़ेंगे, केस हार जाएंगे, संपत्ति चल जाएगा। और मनोवैज्ञानिक, यानी दिमाग पर प्रेशर बना रहता है कि महीना आ रहा है, हमारा ईएमआई देना है। अगर एक महीना आपको सैलरी नहीं मिला तो पसीना उतार देगा बैंक आपको, क्योंकि धमकी दे दे के फोन कर करके परेशान कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज रॉयल्टी, एक्सप्लेन इट्स फीचर। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी का मतलब रेंट। जब आप किसी संपत्ति को किसी दूसरे को यूज करने के लिए देते हैं और उसके बदले में कुछ प्राप्त करते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा लेते हैं, तो वो कहलाता है रॉयल्टी। अब रेंट और रॉयल्टी, रेंट में भी तो यही होता है कि हम किसी अपना रूम किसी को यूज करने के लिए दिए, बदले में वहां से किराया लिए, हम अपना गाड़ी किसी को दे दिए, बदले में उससे किराया ले लिए, ये भी यही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रेंट जो है वो मंथली बेसिस है, रेंट में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, रॉयल्टी में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, 20 साल के लिए, 20 साल 30 साल के लिए। रॉयल्टी में एक एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? लीज एग्रीमेंट। रॉयल्टी में लीज एग्रीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जमीन है, यहाँ पे ईंट का भट्ठा लगाना है, तो हम उस जमीन को, कोई कंपनी आई हमारे पास कि हमको इसको 20 साल के लिए लीज पर दे दीजिए, हम 20 साल यहाँ ईंट का भट्ठा लगाएंगे और फिर 20 साल बाद हम अपना चल जाएंगे, आपका जमीन प्लेन कर देंगे। अब हम 20 साल के लिए उसको एग्रीमेंट कर दिए, लीज कर दिए, उसको पट्टा दे दिए, इसी को बोलते हैं 20 साल के लिए लीज करना। तो अब हमको वो हर महीने या मंथली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली वो हमको उसके बदले में रॉयल्टी पे करेगा। क्या पे करेगा? रॉयल्टी। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे जो है खेती करने के लिए कोई ज़मीन दे देता है, कोई पता चला कि नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसका देखिएगा प्लांट बैठाने के लिए ज़मीन दे देता है, वो सब रॉयल्टी के बेसिस पर होता है, रॉयल्टी मिलता है। जैसे आज झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर इनकम झारखंड सरकार को होता है तो रॉयल्टी से होता है, क्योंकि यहाँ पूरा कोल माइंस है। अब झारखंड सरकार का ज़मीन है, अब वहाँ BCCL, CCL या आम्रपाली या कोई भी ऐसी कंपनी आती है, या टाटा आके खनन करती है, वहां से निकालती है, चाहे एनटीपीसी कोयला निकाल रहा है, तो जो भी कंपनी कोयला निकाल रही है, जितना कोयला निकल रहा है उसके ऊपर झारखंड सरकार को रॉयल्टी मिल रहा है, यानी रेंट मिल रहा है, किराया मिल रहा है कि भाई तुम्हारा जमीन यूज कर रहे हैं तो लो तुमको इतना हम देते हैं। जितना टन कोयला निकल रहा है पर डे, उतना रॉयल्टी झारखंड सरकार को मिल रहा है कोयला से, उतना रॉयल्टी मिल रहा है झारखंड सरकार को कोयला से, याद रखना। तो रॉयल्टी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी को दे देता है, उसके बदले में जो उससे प्राप्त करता है उसको बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। और रॉयल्टी हर जगह प्राप्त होता है। जब एक व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, उसके बदले में जो किराया मिलता है, उसके बदले में जो पैसा मिलता है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, बहुत लोग बुक लिख देता है, देखो संपत्ति का ट्रेडमार्क होता है, कोई अपना संपत्ति दे दिया, कोई पेटेंट दे देता है, कोई ट्रेडमार्क दे देता है। जैसे अभी एक किताब आप लिखते हो ना, जितने राइटर किताब लिखे हैं, तो किताब लिखने वाले राइटर अलग हैं, छापने वाला पब्लिकेशन अलग है। तो जितना पब्लिकेशन बुक बेचेगा, हर बुक पर रॉयल्टी मिलेगा किसको? राइटर को। हर बुक पर रॉयल्टी मिलेगा राइटर को, याद रखना। तो रॉयल्टी एक क्या है कि एक व्यक्ति जब अपने संपत्ति का इस्तेमाल करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है और उसके बदले में जो प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। फीचर ऑफ रॉयल्टी क्या है? तो भैया रॉयल्टी पीरियोडिक होता है, मतलब हर बार देना पड़ेगा, या तो 3 महीने में, या तो 6 महीने में, या एक साल में, या 1 महीने में। हर बार जो पीरियड फिक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा यूज बेस्ड पेमेंट है। यूज बेस्ड पेमेंट के अंदर रॉयल्टी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितना इस्तेमाल होगा उतना पैसा देंगे, यानी ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा देंगे, कम कमाएंगे तो कम पैसा देंगे। रॉयल्टी में भी फायदा नहीं, तो रेंट ले लीजिए, फिक्स अमाउंट ले लीजिए। तो लोग फिक्स नहीं लेते ना, जैसे ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा देंगे, कम कमाएंगे तो कम देंगे। तो ये बोलता है यूज बेस्ड पेमेंट है, जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना पैसा हम आपको देंगे। लीगल एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे दोनों पार्टी के बीच में, दो पार्टी होते हैं, एक होता है लेसी और एक होता है लैंडलॉर्ड। दोनों पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो लीगल एग्रीमेंट होता है, और उसी एग्रीमेंट को हम लीज एग्रीमेंट बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ पे लोग अपने बौद्धिक अधिकार को भी दे सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये सब बौद्धिक अधिकार होते हैं। इसको भी लोग रेंट में दे देता है। जैसे कोई गाना लिखा तो अपना गाना दे दिया, ठीक है मेरा गाना यूज कर सकते हो। कोई कहानी लिखा, उसके कहानी की लिखने के ऊपर फिल्म बना, तो वो अपना कहानी दे देता है। तो हर व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ पेटेंट कर सकता है, नहीं रॉयल्टी में दे सकता है, रेंट में दे सकता है। मान लिया हम कहानी लिखे, मेरी कहानी पर कोई फिल्म बना रहा है तो हमको देगा ना पैसा, फ्री में थोड़ी बनाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज का जब सबसे ज़्यादा होता है, जो ज़मीन के नीचे से निकलता है, जैसे आपके ज़मीन में निकल के माइंस, पता चला बॉक्साइट निकल के आपके ज़मीन में, तो ज़मीन सरकार लेगी तो आप बोलिए हम नहीं बेचेंगे, तो
हम नहीं बेचेंगे, हमको यहाँ से रॉयल्टी चाहिए, तो आपको कंपनी रॉयल्टी देगी। आप अपनी संपत्ति को, नेचुरल रिसोर्सेज आपकी संपत्ति में आ जाता है तो आप इस रॉयल्टी वसूल सकते हैं। ये फिक्स भी होता है, वेरिएबल भी होता है। आपको चाहिए तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं आप जितना निकालना निकालो, हमको इतना अमाउंट फिक्स दे दो। और कुछ लोग बोलता है नहीं ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा लेंगे, कम निकलेगा तो कम लेंगे। और म्यूचुअल बेनिफिट रॉयल्टी दोनों के लिए फायदेमंद है। कंपनी कम प्रोडक्शन करेगी तो रॉयल्टी कम देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंसाइनमेंट, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। कंसाइनमेंट बिक्री करने का एक ऐसा तरीका है, सेल करने का एक ऐसा तरीका है जो एजेंट के जरिए अपना सेल करता है। अगर आप अपना सामान सेल करते हैं खुद दुकान नहीं खोल के, एजेंट के जरिए, जब अपना सामान आप बेच रहे हैं दुनिया में एजेंट के जरिए, तो उस एजेंट के जरिए बेचने को ही हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट सामान को बेचने का एक ऐसा तरीका है जहां पे हम अपना दुकान कहीं नहीं खोलते, अपना एजेंट अपॉइंट कर देते हैं, अपने एजेंट को सामान भेज देते हैं, वो बेचता है, बेच के अपना कमीशन काटता है और फिर हमको पैसा वापस कर देता है। तो ऐसे सेल को बोलते हैं कंसाइनमेंट। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपना माल किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए भेजता है, जो एजेंट है उसको बेचने के लिए भेजता है, एजेंट उस माल को बेचेगा, बेचने के बाद अपना कमीशन काटेगा और पैसा वापस कर देगा। तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। और यहाँ पे दो पार्टी होता है, एक होता है कंसाइनर जो माल बेचने के लिए भेजता है, और एक होता है कंसाइनी जो माल बेचता है। कंसाइनी का मतलब एजेंट। जैसे हमको अपना प्रोडक्ट कुछ बेचना है दिल्ली में, तो अपना लगा कि यार दिल्ली में अपना दुकान खोलने में बहुत लफड़ा है, आदमी रखना पड़ेगा, रेंट पे करो, वो सब कुछ नहीं। एक एजेंट को पकड़े, बोले तुम हमारा सामान बेच दो, जितना बेचोगे उसका 10% तुमको कमीशन दे देंगे। अब वो हमारा एजेंट वहाँ सामान बेच रहा है और 10% कमीशन कमा रहा है, तो ऐसे में हमारा सेल बढ़ रहा है कि नहीं? तो सेल बढ़ाने का यही तरीका है, सेल बढ़ाने का यही तरीका है कमीशन सिस्टम, यानी एजेंसी सिस्टम लगाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एजेंट के जरिए अगर आप अपने सामान को बेचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट। यहाँ पे दो पार्टी है, एक है कंसाइनर जो सामान को भेजता है, यानी मालिक है सामान का, और कंसाइनी जो एजेंट होता है। और ध्यान रखना है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को बोलते हैं कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। अब यहाँ याद रखना है कि कंसाइनर अपना माल बेचने के लिए कंसाइनी को भेजता है, कंसाइनी माल बेचता है, लेकिन ओनरशिप तो कंसाइनर का रहता है ना। ओनरशिप ट्रांसफर तब होता है जब माल बिक जाता है। माल बिक जाता है तो कंसाइनर से ओनरशिप जिसको बेचा जाता है उसको ट्रांसफर हो जाता है। कोई दिक्कत है? और जब तक माल नहीं बिकता तब तक सारा का सारा रिस्क कंसाइनर का रहता है, एजेंट का कोई लेना देना। एजेंट माल बेचने के लिए अब टूट गया रास्ते में तो कंसाइनर का नुकसान है, कंसाइनर का लॉस है। तो इसलिए बोल रहा है कि कंसाइनर का ही लॉस रहता है, नहीं ओनरशिप तब तक रहता है। और यहाँ पे कंसाइनर क्या करता है? अपना माल बेचा, कमीशन काटा, बाकी पैसा कंसाइनर को भेज दिया। कंसाइनी का काम क्या है? माल बेचना, अपना कमीशन काटना, अपना जो खर्चा हो वो काट लेना और बाकी पैसा कंसाइनर को भेज देना, यही काम उसका है। देखो एक क्वेश्चन है कि सेल और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? बहुत अंतर है। सेल मतलब है तुरंत ऑनरशिप ट्रांसफर होना। सेल देखो दो, सेल का मतलब है कि हमने माल बेच दिया तो ऑनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो गया, हमारा अधिकार तुरंत चला गया। लेकिन कंसाइनमेंट में हम भेजें माल बेचने के लिए, एजेंट को भेजें, तो क्या ऑनरशिप चला गया? नहीं ना, उसको बेचने के लिए भेजे, जब बेचेगा तब ना ऑनरशिप जाएगा। तो इसमें इमीडिएट, यहाँ देखिए लिखो, वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को तुरंत हो जाता है, जबकि इसमें नहीं होता है। इसमें अभी भी ऑनरशिप कंसाइनर के पास है, जब तक माल नहीं बिकेगा तब तक कंसाइनर के पास ही ऑनरशिप रहता है। यानी यहाँ इमीडिएटली ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, यानी तुरंत स्वामित्व हस्तांतरण हो जाता है, जबकि यहाँ स्वामित्व का हस्तांतरण तुरंत नहीं होता है। दूसरा, माल की वापसी, भैया बिक गया तो माल वापस थोड़ी होगा, लेकिन यहाँ माल वापस हो सकता है। अगर हमने एजेंट को माल बेचने के लिए भेजा, एजेंट नहीं बेच पा रहा है तो माल वापस कर देगा, तो यहाँ माल वापसी हो सकती है, लेकिन बिक्री के बाद माल वापस नहीं होता है। खर्चा, सामान बिक गया, बिकने के बाद जितना खर्चा होगा वो समझेगा परचेजर, क्रेता, लेकिन इसमें जितना खर्चा होगा वो कंसाइनर को उठाना पड़ता है। आपसी संबंध, यहाँ पे जब सामान बिक जाता है तो क्रेता और विक्रेता का संबंध है, जबकि यहाँ पे एजेंट और मालिक का संबंध होता है। भुगतान, जब यहाँ ध्यान रखेगा, बोल रहा है कि जब सामान बिक जाता है उसके बाद कोई टेंशन नहीं, पेमेंट तुरंत हो जाता है। यहाँ पे है जब तक माल नहीं बिकेगा तब तक कंसाइनी आपको पैसा नहीं देगा। कंसाइनी पैसा कहाँ से देगा? रिस्क। तो याद रखना यहाँ पे जैसे हम सामान बेच दिए, रिस्क भी चला गया किसके पास? जो सामान खरीदा उसके पास। जैसे हम सामान बेचे, रिस्क भी बेच दिए। कि अब मान लो सामान बेचे और आगे तोड़ दिया, तो समझे तुम, सामान बिकने के बाद रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है, जबकि कंसाइनमेंट में देने के बाद रिस्क ट्रांसफर तब तक नहीं होता है जब तक वो सामान बिक ना जाए, तब तक ट्रांसफर नहीं होता है जब तक वो सामान बिक ना जाए। कोई दिक्कत किसी को? आगे है प्रॉफिट एंड लॉस, बिक्री पूर्ण होने पर लाभ या हानि क्रेता की होती। जैसे हम सामान बेच दिए, उसके बाद जो भी प्रॉफिट, मान लीजिए कुछ प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, तो सीधा क्रेता का है। लेकिन यहाँ पे सामान बेचने के बाद अगर बिकता है या कंसाइनमेंट में बेचने के बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो होगा कंसाइनर का।
सेल अकाउंट, सेल में सेल अकाउंट नहीं बनता, लेकिन कंसाइनमेंट में अकाउंट सेल बनता है, अकाउंट सेल बनता है, याद रखिएगा। अच्छा, सेल अकाउंट लिखा ना, इसमें जैसे माल बेच देते हैं तो सेल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अकाउंट ऑफ सेल यहाँ पे लिखना चाहिए अकाउंट सेल, अकाउंट सेल होता है, ठीक है। ये उल्टा लिख गया, हिंदी ठीक लिखा है, बिक्री लिखा, अकाउंट सेल, इसमें अकाउंट सेल नहीं बनाते, लेकिन इसमें अकाउंट सेल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, कंसाइनमेंट में जब आप माल बेचता है ना एजेंट, तो एक अकाउंट सेल यानी पेपर लिख के भेजता है कि हम कौन माल कितना तारीख को कौन से रेट में बेचे, कितना खर्चा कितना कमीशन काट के वो देता है, तो अकाउंट सेल भेजता है कंसाइनर कंसाइनी को, ठीक है। अब हो रहा है कि प्रेषक और माल प्राप्त करने वालों की पुस्तकों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कीजिए। ये देखो, कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में जर्नल बनाना है, तो जो बच्चा पढ़ा है वही जर्नल बना सकता है, नहीं तो रटोगे तो रट लो। यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में जर्नल पूरा डाला हुआ है कि कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में क्या क्या जर्नल बनाएंगे, पूरा जर्नल यहाँ लिखा है कि कंसाइनर माल भेजेगा, ये हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक में बहुत जर्नल है, अगर आप पढ़ पाते हो, पढ़े हो तो आपको पता होगा कि जब कंसाइनर माल भेजेगा तो ये एंट्री बनाएगा, कंसाइनर खर्चा भेजेगा तो ये एंट्री बनाएगा, कंसाइनर एडवांस भेजेगा तो ये एंट्री बनेगा, बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट कराएगा तो ये एंट्री बनेगा। उसके बाद यहाँ पूरा एंट्री भरा पड़ा है, जितना आप कर सकते हो यहाँ पे सारे एंट्रीज भरे पड़े हैं, अगर आप में क्षमता है तो आप कर सकते हो उसको। ये सब कर सकते हो अगर आपको क्षमता है और आपको याद है सबका सब एंट्री, तो यहाँ पूरा का पूरा एंट्री आप कर सकते हो, हम एंट्री दे देते हैं। और अगर हमको तो नहीं लगता कर पाएगा सब। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज ज्वाइंट वेंचर, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड फीचर्स। ज्वाइंट वेंचर क्या है? तो ज्वाइंट वेंचर याद रखना टेम्पररी पार्टनरशिप होता है। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? टेम्पररी पार्टनरशिप। टेम्पररी दो तरह का पार्टनरशिप होता है। अगर पार्टनरशिप बहुत लंबे समय के लिए बनाया गया है तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। लेकिन अगर कोई पर्पस बेस्ड पार्टनरशिप है, पर्पस बेस्ड मतलब टेम्पररी कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक पुल बनाना है और ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, तो 2 साल के लिए 4 गो ठेकेदार मिलकर एक पार्टनरशिप कर दिया, 4 ठेकेदार मिलकर इस पुल को बना रहा है, क्योंकि एक ठेकेदार के बस की बात नहीं, बहुत महंगा पुल है और 2 साल में हम लोगों को इसको फिनिश कर देना है। तो 2 साल के लिए जब हम 4 ठेकेदार आपस में जुड़ते हैं और टेम्पररी पार्टनरशिप है, 2 साल बाद जैसे अपना अपना काम होगा फिर चारों ठेकेदार अपना अपना चल जाएगा। फिर हो सकता है कि हमको किसी और के साथ ठेका मिले, ठेकेदार को कोई पार्टनरशिप तो है नहीं कि इसी के साथ हम काम करेंगे। तो ऐसे में क्या करें लोग, पार्टनरशिप बनाएगा तो पार्टनरशिप बनाने में भी खर्चा है, प्लस फिर जब 2 साल हो जाएगा तो इस पार्टनरशिप को कोर्ट में जाके डिजॉल्व कराना पड़ेगा, उसमें भी खर्चा आता है। इसीलिए लोग बोलता है कि काहे का पार्टनरशिप के झंझट में पड़ेंगे, टेम्पररी पार्टनरशिप बनाओ, जिसको बोलते हैं पर्पस बेस्ड पार्टनरशिप, बस। तो उसी को बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर केवल 2 साल के लिए बनेगा, जैसे 2 साल खत्म होगा अपने आप इसका ज्वाइंट वेंचर खत्म, कोई कोर्ट में जाके डिजॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक इसका ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया। तो ज्वाइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, जिसमें पार्टनरशिप के सारे फीचर्स मिलते हैं। देखिए लिखा है, संयुक्त साहस एक प्रकार की विशेष साझेदारी या स्पेशल पार्टनरशिप है, परंतु इसमें फर्म का नाम का उपयोग नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में एक फर्म का नाम होता है, इसमें कोई फर्म का नाम नहीं होता है। यहाँ पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, जबकि यहाँ पे को वेंचरर कहलाता है। क्या कहलाता है? को वेंचरर। पार्टनर को यहाँ को वेंचरर का, देखिए ये लिखा है, ये टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, ये टेम्पररी पार्टनरशिप होता है, याद रखिएगा। ज्वाइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप परमानेंट पार्टनरशिप है। ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर को को वेंचर कहते हैं और पार्टनरशिप में पार्टनर को पार्टनर कहते हैं। ज्वाइंट वेंचर जो है उसमें फर्म का नाम नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप में फर्म का नाम होता है। बस यही सब अंतर है ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर का डेफिनेशन दिया हुआ है, आप कोई भी डेफिनेशन, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप कोई भी डेफिनेशन इसमें से लिख सकते हैं, जो आपको दिक्कत होगा, जो आपको आसान लगेगा वो लिख सकते हैं। इसका फीचर क्या है तो पढ़ लीजिए, देखिए यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्पररी पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप होता है। अब्सेंस ऑफ फर्म नेम, इसमें फर्म का नाम नहीं होता। इसमें भी सारे पार्टनर, जैसे सारे पार्टनर होते हैं, तो यहाँ भी सारे को वेंचरर के बीच में एग्रीमेंट होता है। टर्मिनेशन, ये समाप्त हो जाता है अपने आप, जैसे समय कंप्लीट होगा या उद्देश्य पूरा होगा, ये अपने आप पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। फॉर एनी पार्टिकुलर पर्पस, किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब ये लोग आपसी संबंध जो होता है, जो लोग का तय रेशियो होता है, जैसे 3:1 बट आपस में तय किया, तो इसी हिसाब से प्रॉफिट लॉस बटेगा। और ज्वाइंट रिस्क है, और 4 को वेंचरर है, 4 पार्टनर है, तो चारों में ज्वाइंट रिस्क है, चारों बात उसको लेगा। अरे भाई, अब अगला है कि एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर का पहला एडवांटेज है कि शेयर रिसोर्सेस, आप संसाधन का है ना, सब लोग साझाकरण कर सकते हैं। रिस्क शेयरिंग है, जो भी रिस्क होगा चारों लोग मिलकर बांटेंगे।
और एक्सेस टू नेट न्यू मार्केट, नए मार्केट में एंटर कर सकते हैं, जहाँ पे कोई नहीं घुस रहा वहाँ पे घुस सकते हैं, और इनोवेशन एंड एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा और फिनेंशियल बेनिफिट भी इसमें मिलेगा। डिसएडवांटेज क्या है बोलो? कल्चरल डिफरेंसेस, बहुत बार संस्कृति अलग अलग हो जाती है, चार लोग अलग अलग मिले हैं, अलग अलग को वेंचर कर रहे हैं, तो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, इसमें टकराव हो जाता है। अनइक्वल इन्वॉल्वमेंट, सब लोग जब मानता है कि 2 साल के लिए ही है, तो हो सकता है कोई ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, कोई खूब समय दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, यहाँ भी विवाद हो जाता है। लिमिटेड कंट्रोल होता है, सबका पूरा फुल पावर तो है नहीं। और कॉन्फ्लिक्ट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद हो जाता है। और शॉर्ट टर्म फोकस, इसका जान रहा है कि हमको लंबे समय तक जाना नहीं, तो ज़्यादा दिमाग लगा क्या फ़ायदा, खूब मेहनत करके हड्डी गला क्या फ़ायदा, लंबे समय तक तो बिजनेस चलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे लोग ध्यान उतना नहीं देते हैं। अब देखो वही चीज़ यहाँ पूछ दिया, ज्वाइंट वेंचर और साझेदारी में क्या अंतर है? तो ज्वाइंट वेंचर में फर्म का नाम नहीं होता है, साझेदारी में फर्म का नाम होता है। ये नेचर, तो ये टेम्परेरी नेचर होता है, ये परमानेंट नेचर होता है। ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन, ये क्या है, ज्वाइंट वेंचर है ना, ज्वाइंट वेंचर का ड्यूरेशन फिक्स रहता है, और इसका जो ड्यूरेशन अनफिक्स है, अनलिमिटेड टाइम तक। हालांकि ये भी जो बहुत लंबा चलता नहीं, लड़ाई झगड़ा में खत्म हो जाता है, लेकिन लिखा नहीं रहता है कि 3 साल तक चलेगा। इसका अनलिमिटेड होता है, यहाँ ड्यूरेशन फिक्स होता है। सदस्यों की संख्या, ज्वाइंट वेंचर में कम से कम 2 हो सदस्य होते हैं, और अधिकतम सदस्यों के लिए कोई सीमा नहीं, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल वर्क, बोलता है को वेंचरर हैव द फ्रीडम टू कैरी ऑन बिजनेस, यानी बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप किसी में को वेंचरर में तो अपना धंधा चला सकते हैं। जैसे हम अपना कोचिंग चला रहे हैं और किसी और कोचिंग में हम को वेंचरर हो सकते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है कि अगर पार्टनर बनेंगे तो आप दूसरा धंधा नहीं चला सकते। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब यहाँ पे जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है या समय समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिक ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, जबकि इस एग्रीमेंट को खत्म करने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, डिसॉल्व कराना पड़ेगा। एक्ट, देश में, भारत देश में जो ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई कानून नहीं है, जबकि पार्टनरशिप के लिए कानून है 1932 वाला। माइनर, बोलता है कि कोई भी माइनर, यहाँ पे बोलता है अवयस्क के साथ किया हुआ अनुबंध व्यर्थ हो जाता है, अतः उसे संयुक्त साझ के कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। नहीं, माइनर बच्चे को, जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसे ज्वाइंट वेंचर में शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि शामिल, वैसे यहाँ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ लाभ के लिए शामिल किया जा सकता है, नहीं सिर्फ प्रॉफिट के लिए माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र, बोलता है इसका कार्य क्षेत्र किसी एक उद्देश्य की पूर्ति तक ही सीमित होता है, मतलब जो उद्देश्य है बस केवल उसके लिए, जबकि इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत रहता है। यानी बोल सकते हैं इसका वर्किंग एरिया नैरो होता है, इसका वर्किंग एरिया वाइडर होता है। पार्टनर, यहाँ जो सदस्य होते हैं उसको को वेंचरर बोलते हैं, यहाँ जो सदस्य होते हैं उसको पार्टनर बोलते हैं। इम्प्लाइड राइट्स, बोलता है सहस्वामियों के लिए गर्भित अधिकार का सिद्धांत लागू, यानी कोई इसका इम्प्लाइड राइट नहीं, जो भी लिखा हुआ है एकदम क्लियर कट, और इसका इम्प्लाइड राइट होता है। इम्प्लाइड मतलब छिपा हुआ, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते लेकिन पार्टनर को मिलते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, जो लिखा रहेगा वही मिलेगा। लाभ हानि का बंटवारा, तो या लाभ हानि यहाँ पे इन लोगों के बीच में जो रेशियो तय होगा उसके बीच में होगा, और इसमें वही होगा कि जो इन लोगों के बीच में रेशियो तय होगा वही मिलेगा आपको। खातों को तैयार करना, तो इसमें भी खाते तैयार किए जाते हैं, उसमें भी, लेकिन इसमें अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं, और इसमें यानी पार्टनरशिप के लिए अलग खाते तैयार किए जाते हैं, ज्वाइंट वेंचर के लिए अलग खाते तैयार किए जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स फीचर, साझेदारी का क्या अर्थ है, इसकी विशेषता बताइए। तो साझेदारी आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी एक उद्देश्य के लिए किसी बिजनेस को चलाते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को आपस में बांटते हैं, तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ऐसे बिजनेस को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटते हैं, तो ऐसे बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इसका विशेषता क्या है? तो 2 या 2 से अधिक लोग, यानी कम से कम 2, मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। संचालन सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे। एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व लंबे समय तक रहेगा, और यहाँ पे मालिक जो है, मालिक और एजेंट दोनों का संबंध होना चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, और कानून होना चाहिए। कानून कौन सा? पार्टनरशिप का 1932 का कानून है। अब लिखा पार्टनरशिप डीड क्या है, उसमें क्या क्या बात लिखेंगे, सब चीज बच्चा सब जानता है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे शर्तों को लिखा जाता है। साझेदारी संलेख एक ऐसा लिखित संलेख है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों को लिखा जाता है। और इसमें क्या क्या है, तो बोलता है इसमें कौन कौन सा बात लिखते हैं, तो देख लीजिए। फर्म का नाम और उसका पता लिखा जाता है, पार्टनर का नाम और उसका पता लिखा जाता है, नेचर ऑफ बिजनेस लिखा जाता है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाई पार्टनर लिखा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल लिखा जाता है, ड्रॉइंग बाई पार्टनर्स कितना ड्रॉइंग करेगा, कब करेगा, उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, प्रॉफिट लॉस कैसे बांटेंगे, सैलरी कमीशन कैसे मिलेगा पार्टनर को, ये सब इसमें लिखा रहता है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे पार्टनर्स का, पीरियड ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, कितने समय के लिए पार्टनरशिप होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड दियर राइट ऑडिट, कैसे अकाउंट्स बनाएंगे, कैसे हिसाब किताब बनाएंगे, उसका ऑडिट कैसे करेंगे,
कंडीशन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर क्या होगा, कंडीशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ ओल्ड पार्टनर क्या होगा, डेथ होगा तो क्या होगा, नहीं सारी शर्तें जो पार्टनरशिप में लगता है कि ये सारी शर्तें लिखी होनी चाहिए, तो वो सारी शर्तें पार्टनरशिप की यहाँ लिखी होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इंश्योरेंस क्लेम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन इंश्योरेंस। देखो इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस क्लेम से पूछता है, इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम से बहुत क्वेश्चन पूछता है। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब है कि आप इंश्योरेंस कराते हैं, अगर कोई जरूरत पड़ जाता है, जैसे मान लो कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया, हेल्थ इशू हो गया तो वो क्लेम कर सकता है हेल्थ के लिए। तो वही पूछ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे करेंगे भाई। अब कोई व्यक्ति अपना जीवन का बीमा कराया, डेथ हो गया तो वो क्लेम कर सकता है कि हमारा डेथ हो गया, अब हमको पैसा दीजिए। वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके परिवार वाले कर सकते हैं। तो सबसे पहले दावे की सूचना देनी होगी कि घटना घट गया। अब कोई फायर इंश्योरेंस कराया था, आग लग गया, तो हम इन्फॉर्म करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को, भाई हमारे यहाँ नुकसान हो गया। तो सबसे पहले क्लेम इंटीमेशन करेंगे, दावे की सूचना देंगे कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, अब हमको देना है। देखिए यहाँ लिखा है, बीमा धारक बीमा कंपनी को नुकसान या घटना के बारे में सूचित करता है और आवश्यक दस्तावेज जैसे पॉलिसी नंबर, दुर्घटना की रिपोर्ट, चिकित्सा मतलब मेडिकल रिपोर्ट, ये सब प्रेजेंट कर देता है। उसके बाद दावे का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन हो गया, क्लेम रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी वहाँ पे इंश्योरेंस ऑफिसर क्या करता है, रजिस्टर कर देता है कि हाँ ये क्लेम हुआ है। अब उस पर जांच बैठेगा तो बोलता है बीमा कंपनी दावे के को रिकॉर्ड कर लेती है और एक क्लेम नंबर जारी कर देती है और वो दे देती है कस्टमर को कि ये क्लेम नंबर है, इससे आप कभी भी। आवश्यक दस्तावेज की जांच होती है, उसके बाद जांच होता है आपके घर में जाके, यानी जांच और सत्यापन, यानी इंश्योरेंस कंपनी का एक व्यक्ति आपके घर जाएगा, जांच करेगा, सत्यापन करेगा कि बात सही है या गलत है। सत्यापन अगर सही हुआ फिर दावे का मूल्यांकन होगा, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, फिर नुकसान का मूल्यांकन करने के बाद क्लेम सेटलमेंट होगा, नहीं पेमेंट हो जाएगा आपको दावे का राशि जो भी है ये हमारा। उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ क्लेम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर जो क्लेम होगा उसका अकाउंटिंग हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। क्या क्या क्लेम होता है देख लीजिए, क्लेम एक्सपेंसेस, क्लेम लाइबिलिटी, रिजर्व फॉर क्लेम और क्लेम पे आउट, ये सारा चीज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू लोग, व्हाट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, हाउ कॉमन एक्सपेंसेज एलोकेटेड विद द विथ डिफरेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है, जब एक ही छत के नीचे बहुत सारे विभाग बना के आप अपने सामान को बेचते हैं तो उसके लिए जो अकाउंटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसे हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। जैसे आज मॉल वगैरह में आप देखते होंगे एक अलग विभाग है, बच्चों का यहाँ, बूढ़ों का यहाँ, महिलाओं का यहाँ, जो है लेडीज वेयर वहाँ पे, पार्टी वेयर वहाँ पे, शादी विवाह के लिए शेरवानी यहाँ मिलेगा, जूता 4 नंबर वहाँ मिलेगा, ये सब अलग अलग वेराइटी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बांट के जब हम सामान को बेचते हैं तो उसके लिए जो अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं उसको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। और इसके जो ज्वाइंट एक्सपेंसेज होगा उसका बंटवारा एक ही रेशियो में होता है, सेल्स रेशियो में, विक्रय के अनुपात में उस खर्चे को बांटते हैं। कुछ दो खर्चे होते हैं, एक खर्चा जो सेपरेट एक्सपेंसेज होता है वो सेपरेटली बटेगा, जो ज्वाइंट एक्सपेंसेज होता है वो सारे विभाग के सेल्स के रेशियो में बांटा जाता है, सारे विभाग के सेल्स के रेशियो में बांटा जाता है। और भी अलग अलग खर्चे को अलग अलग रेशियो में बांटा जाता है, जैसे रेंट है तो रेंट को स्पेस के रेशियो में बांटा जाएगा, बिजली है तो बिजली को बल्ब कितना बढ़ रहा है उसके अनुपात में बांटा जाएगा। लेकिन कुछ भी ना दिया हो तो सारे के सारे ज्वाइंट एक्सपेंसेज, जो सारे ज्वाइंट एक्सपेंसेज है वो सारे के सारे ज्वाइंट एक्सपेंसेज को हम सेल्स के रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, सेल्स के रेशियो में बांटते हैं। ये हमारा देखिए यहाँ है, जैसे यहाँ एक जनरल स्टोर है, अलग अलग विभाग बना दिया, कॉस्मेटिक अलग मिलेगा, चिल्ड्रेन वेयर अलग है, लगेज अलग है, लेडीज वेयर अलग है, स्पोर्ट्स वेयर अलग, अलग अलग विभाग बना दिया जाता है। और अलग अलग विभाग बना के अगर अपनी बिक्री को हम बढ़ाते हैं तो ये डिपार्टमेंटल कहलाता है। लेकिन जब उसका अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि इस विभाग का अलग हिसाब, इसका अलग हिसाब, इसका अलग हिसाब, इसका अलग हिसाब, इसका अलग हिसाब, तो सब विभाग का अलग अलग हिसाब रखेंगे तो उसी अकाउंटिंग टेक्निक को बोलते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। खर्चों का बंटवारा, दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटने की जरूरत पड़ता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे बटेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, बिक्री के अनुपात में ये सारे खर्चे बटेंगे, जैसे बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट, उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन कमीशन, पैकिंग एक्सपेंसेज, ये सब जो है सेल्स रेशियो में बटेंगे। नेट परचेज के रेशियो में ये सारे खर्चे बटेंगे। फ्लोर रेशियो माने जगह के अनुपात में ये सारे खर्चे बटेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट, संपत्ति के रेशियो में ये सारे खर्चे बटेंगे। वेजेज रेशियो में ये सारे खर्चे बटेंगे। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा तो सब सेल्स में बटेंगे, कुछ नहीं बोलेगा, ये सब नहीं दिया रहेगा तो सारा का सारा कौन सा रेशियो में बांटेंगे, सेल्स रेशियो में। देखिए नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुपात में ये सब खर्चे बांटेंगे। फैन और लाइट पॉइंट के आधार पर ये सब खर्चे बांटेंगे। हॉर्स ऑन पावर के बेसिस पर ये सारे खर्चे बांटेंगे। और अदर एक्सपेंसेस जो कुछ नहीं बोलेगा सब का सब सेल्स रेशियो में बांटेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो सब का सब क्या करेंगे, सेल्स रेशियो में बांटेंगे। सब का सब जो है सेल्स रेशियो में बटेगा। तो ये हम लोगों का एक सेट था, मॉडल सेट। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पिछले बार में हमने 3 वीडियो और डाला है, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। 3 वीडियो और है, डिटेल में पढ़ के जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो था।
तो आज हम लोग एक वीडियो बता दिए और इसका 3 वीडियो और है जो डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, पुराना वीडियो देख लीजिएगा, बहुत काम का वीडियो आपके लिए एग्जाम में बहुत मदद करेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए, प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा, इसके पुराने वीडियोज आपको मिल जाएंगे और वो आप तैयारी करके जाएंगे। ये मत सोचिएगा पिछले साल का वीडियो ही, अरे भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। फिर तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले जो है मेजर पेपर के साथ। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसा आपका एग्जाम जा रहा है। थैंक यू।